नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आए हुए हैं। यदि आपने 1 से 5 तक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो पूछे गए हैं उस पर आधारित प्रश्नों का समावेश किया गया है, और संपूर्ण हिंदी है, मतलब सभी खंड इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी को इसको अवश्य देखिएगा एक बार, ठीक है। और जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़ पाए हैं वो अवश्य जुड़ जाइएगा। और जो शिक्षक यहाँ पर प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किए हैं, जो शिक्षक यहाँ पर प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किए हैं वे 100 रुपया जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए देखिए हम डेली यहाँ पर क्लासेस लेके आते हैं। ईयर बदल जाने के कारण आपको यहाँ पर 100 रुपया का ये 2025 में बने हुए रहने के लिए भी चाहिए। तो जो शिक्षक नहीं जमा किए हैं वे कृपया करके स्वेच्छा से अवश्य जमा कर देंगे, और 2025 तक के अंतिम तक जब तक जेटेट नहीं होता है तब तक के लिए जुड़ करके अवश्य तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन त्र का विच्छेद क्या होगा, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं, अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है ना हिंदी का, उसमें देखिए आपको यहाँ पर व्यंजन से एक प्रश्न हमेशा रहेगा, हमेशा एकदम रह रहा है, ठीक है। इसको आप गांठ बांध लीजिएगा, ठीक। और हम देखिए उसी को विभिन्न तरह से यहाँ पर आपको इतनी बार रिपीटेड करवाते जा रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कि हिंदी किसी भी खंड में अच्छा स्कोर कर जाएँ आप, जिससे कि आपको यहाँ पर है क्या कि रिजल्ट हो जाए, ठीक है। कोई खंड हो सकता है कि भारी हो तो कोई खंड हो सकता है कि आसान हो, और वही खंड आपको कहीं मिल जाए और आपका सारा प्रश्न भिड़ जाए। इसलिए सभी चीज़ों को यहाँ पर बारीकी से देखते चलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर व्यंजन जो होता है ना, जैसे हम लोग शुरू करते हैं, आपको लिखते हैं अपना क ख ग घ अंग, ये व्यंजन है, ठीक है। तो ये जो व्यंजन क ख ग अंग से ले करके आप देखिएगा प फ ब भ म, यहाँ तक ये 5 वर्ग होता है। क का वर्ग क ख ख, फिर यहाँ पर च का वर्ग च छ ज ञ, फिर यहाँ पर ट का वर्ग ट ठ ड न,
और फिर यहाँ त का होता है त थ द न, और प का होता है प प। कितने हो गए? 5 गो वर्ग हो गए, 5 25 हो गया ना। तो ये सभी क से लेकर के प तक का जो वर्ग हो गया, क का वर्ग, च का वर्ग, फिर ट का वर्ग, फिर त का वर्ग और प का वर्ग, 5 हुआ ना। तो 5 कितना हो गया? 25। ये सभी व्यंजन जो आते हैं ना वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। कौन सा व्यंजन में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के बाद म के बाद क्या स्टार्ट होता है देख लीजिएगा। म के बाद आप लिखते हैं य, र, ल, व, तालव स, धन स, दन स, ह, लिखते हैं ना। फिर लिखते हैं संजोग्या छ, त्र, ज्ञ और एक होता है स्र, ठीक है। अब देखिए, तो य, र, ल, व, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये सब देखिए एकदम याद कर लीजिए, य, र, ल, व, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। फिर तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए इतना, ये 4 गो को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब ये 4 गो को तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन, क्योंकि इसमें उष्मा मुख से निकलते हैं, ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद देखिए अब बच गया छ, त्र, ज्ञ और सर, ये 4 गो बचा ना। तो इसी को देखिए हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो सब व्यंजन को पहचान लिया हम लोग ना। ऊपर वाला जो 25 गो हो गया वो स्पर्श व्यंजन, फिर य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन, फिर तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह को आपको यहाँ पर कह दिए हम लोग ऊष्म व्यंजन, और छत्र ज्ञ को संयुक्त व्यंजन। व्यंजन क्लियर हो गया। तो इस तरह से एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा सभी को प्रैक्टिस करके, ठीक है, कि कौन सा किस में जाता है। क्योंकि यही उठा उठा के आपको 2 को प्रश्न पूछ देगा एग्जाम में, एकदम पक्का पूछ देगा। हर बार के एग्जाम में सभी जगह के एग्जाम पूछा है, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल जैसे सीजल हुआ था, यहाँ से तो देखिएगा भर भर के व्यंजन से प्रश्न, 5 प्रश्न पूछा था पेपर 1 में, ठीक है। इसलिए इसको एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा व्यंजन को, ठीक। अब देखिए संयुक्त व्यंजन त्र का विच्छेद, तो त्र संयुक्त व्यंजन है, तो त्र का सही संधि विच्छेद जब होगा तो देखिए त और त में हलंत दीजिएगा और फिर क्या दीजिएगा? र, तो ये हो जाएगा त्र। त में हलंत और र, तो ये हो जाएगा त्र, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया संधि विच्छेद त्र हो गया, त्र का संयुक्त व्यंजन त्र का विच्छेद त जो र हो गया, ठीक। चलिए अगला देखिएगा। संयुक्त व्यंजन ग का विच्छेद है, संयुक्त व्यंजन ग का विच्छेद है, ठीक है। देखिए छ, त्र, ज्ञ, तो ज्ञ को हम लोग लिखते हैं ज, ठीक है, ज, और इसमें हलंत दिया कीजिएगा, जिसका भी व्यंजन, जिसका भी विच्छेद कीजिएगा संयुक्त व्यंजन का हलंत, और दूसरा वाला में हलंत नहीं पड़ेगा, तो ज और इया, इसमें हलंत नहीं पड़ेगा, सिर्फ पहला वाला में ज उसके साथ हलंत दीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज और इया, ज और इया, ज्ञ, ठीक है। ज और इया ज्ञ है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन का क्लियर। तो ये ज और इया हो गया। चलिए अगला देखिएगा। संयुक्त व्यंजन स्र का विच्छेद है, संयुक्त व्यंजन स्र का विच्छेद है, ठीक है। स जोड़ र, स जोड़ र, स जोड़ र या कोई नहीं, ठीक है। तो स्र का विच्छेद होता है स जोड़ र, ठीक है, स जोड़ र। क ध्वनि का उच्चारण स्थान है, देखिए उच्चारण स्थान से भी एक प्रश्न बार बार आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए याद रखिएगा, इस तरह से याद रखिएगा। कंठ, कंठ के बाद कहाँ जाएंगे? तालु, तालु के बाद कहाँ जाएंगे? मूर्धा, मूर्धा के बाद कहाँ जाएंगे? दंत, और दंत के बाद कहाँ जाएंगे? ओष्ठ, ठीक है। ये लिख लिए कंठे, तालु, मूर्धे, दंते, ओष्ठे, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये कंठ है, यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। फिर क के बाद क्या आता है उच्चारण स्थान? च वर्ग का आता है, च जो यहाँ होता है। फिर उसके बाद किसका आता है? तो उसका ट ठ ड आता है। फिर किसका आता है? त थ आता है। और फिर किसका आता है? प फ, यानी क वर्ग, क ख ग घ क ख घ, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान कंठ। च वर्ग, च छ ज झ, इसका उच्चारण स्थान तालु। ट वर्ग, ट ठ ड ढ, इसका उच्चारण मुंडा। त वर्ग, त थ द ध, इसका उच्चारण स्थान दंत। क्लियर। तो ये 5 का उच्चारण स्थान आपको बता दिए क वर्ग का। अब कोई ख पूछ देगा तो याद रखना है कि ख किस वर्ग में आता है, तो वर्ण क वर्ग में आता है। अब कोई पूछ देगा छ का उच्चारण स्थान, तो किस वर्ग में आता है? च वर्ग में आता है। अब कोई पूछ देगा ठ का उच्चारण स्थान, तो ये किस में आता है? ट वर्ग में। तो इसको भी लिख लीजिएगा कहीं, और ऐसे तो हम आपको नोट्स दिए हुए ही हैं, सब कुछ दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। तो क का उच्चारण स्थान यहाँ पर किस में चला जाएगा? कंठ में चला जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन है? चलिए अभी पहचानिए, अभी आपको तो अंतस्थ व्यंजन हम बताए थे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन है ए य, फिर है बी में र, फिर है सी में ल, और डी में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन आता है? य, र, ल
और व, ये 4 गो जो है अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन मतलब य र ल व। क्लियर। तो य भी होगा, र भी होगा और ल भी होगा, यानी राइट आंसर का डी सभी होगा। क्लियर, राइट आंसर का डी सभी होगा। चलिए नीचे लिखा हुआ भी है। अगला है ऊष्म व्यंजन, इसमें से कौन है? चलिए अभी बताया था ऊष्म व्यंजन आपको। ऊष्म व्यंजन तो अंतस्थ व्यंजन हुआ य र ल व, हम लोग लिखते हैं य र ल व तालब सा मूर्धन सा दंत सा ह, लिखते हैं ना। तो ये 4 गो य र ल व किस में चल गया? अंतस्थ व्यंजन में चल गया। अब तालब सा मूर्धन सा दंत सा ह किस में आ गया? तो ये आपको आ गया ऊष्म व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन का नंबर होता है 4 का। तो पहला 4 गो अंतस्थ व्यंजन, फिर दूसरा का 4 गो ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में यहाँ पर देखिए कौन, इसमें कौन कौन है? तालब स मूर्धन स पहला में लिखल है, फिर स है, फिर ह है या सभी। तो इसमें हो जाएगा डी आंसर सभी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, तालब सा मूर्धन सा दंत स को ह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि बोलते समय मुख से उष्मा निकलती है। क्लियर। अब अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन, इसमें से कौन है? छ, त्र, ज्ञ या स्र सभी। ठीक है, तो अभी बताए थे हम लोग क्या लिखे थे। तो शुरू करते हैं य से। उधर तो स्पर्श व्यंजन है, बाकी क से लेके प वर्ग तक का स्पर्श व्यंजन। अब यहाँ शुरू करते थे य र ल व तालब सा मूर्धन सा दंत सा ह, संजोगिया छ, त्र, ज्ञ और स्र, है ना। तो ये पहला 4 गो किस में गया? अंतस्थ व्यंजन में गया। ये दूसरा 4 गो किस में गया? तो ये ऊष्म व्यंजन में गया। और ये अगला 4 गो है वो किस में जाएगा? तो इसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, एकदम पहचान लीजिएगा। आज के बाद इसको डाउट में मत रहिएगा। अभी 2 बार 4 बार जिससे आप पढ़ रहे हैं ना, अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए पढ़ रहे हैं तो उसी समय कॉपी पर नोट्स कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इस तरह से सजा सजा के आप कॉपी में लिखते चलिए। जिस तरह से हम आपको बता रहे हो 4 को घेर घेर के कि चारों इसमें जाएगा अंतस्थ व्यंजन में, ये चारों इसमें जाएगा उस व्यंजन में, ये चारों जाएगा इसमें संयुक्त व्यंजन में, और ऊपर वाला 25 गो ये स्पर्श व्यंजन में। क्लियर हो गया ना? इस तरह से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन छ का विच्छेद है। संयुक्त व्यंजन छ का विच्छेद है, क्या होगा? ठीक है, क और स, क और तालब स, क दंत स। ठीक है, क्या होगा आपको बताना है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, क और स होगा, क और स होगा, इसको याद रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ठीक है, चलिए समास को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले विग्रह करेंगे। विग्रह करेंगे। ध्यान मग्न मतलब क्या होगा? ध्यान में जो आदमी मग्न हो जाता है, ध्यान में जो मग्न है उसको कहते हैं ध्यान मग्न। ठीक है, जब इसका विग्रह किए तो इसमें क्या आया? ये कारक चिन्ह आया। कौन सा चिन्ह आया? कारक चिन्ह। ये में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक का चिन्ह देखिए, याद रखिएगा, होता है में या पर, होता है ना। तो ये कारक चिन्ह है। आपको हम बताए हैं कि जिस समास का विग्रह कीजिएगा, जिस समास का विग्रह कीजिएगा और उसमें कौन सा चिन्ह आ जाए? कारक चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह आ जाए ना, कारक चिन्ह आ जाए तो उसको किस में हम लोग डालते हैं? तत्पुरुष समास में। याद रखिएगा, जिस समास का विग्रह कीजिएगा, जिस समास का विग्रह कीजिएगा और उसमें कौन सा चिन्ह आ जाए? कारक चिन्ह आ जाए, तो उसको किस में डालते हैं हम लोग? तत्पुरुष समास में डालते हैं। याद रखिएगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का अगर भेद पूछ देगा ये कौन समास है, तो जो कारक चिन्ह है वही तत्पुरुष समास है। अधिकरण कारक है तो यहाँ पर तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष होगा कभी पूछ देता है, तो अधिकरण तत्पुरुष लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अधिकरण, कारक का नाम और तत्पुरुष उसके साथ लगा देना है, अधिकरण तत्पुरुष। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान मग्न, यहाँ देखिएगा सब क्लियर किया हुआ, समास का नाम अधिकरण तत्पुरुष होगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। एक शब्द विलोम शब्द से जरूर रहेगा एक प्रश्न, एकदम याद रख लीजिए। अतिवृष्टि का विलोम शब्द, विलोम माने एकदम जस्ट उल्टा या विपरीत। ठीक है, अति मतलब अधिक होता है और वृष्टि मतलब यहाँ वर्षा हो गया, मतलब अत्यधिक वर्षा होना को अतिवृष्टि कहेंगे। तो अब अति मतलब अधिक है, तो इसको कम के लिए, तो कम के लिए होता है अना, कम के लिए होता है अनावृष्टि, अनावृष्टि। ठीक है, तो अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। क्लियर, अनावृष्टि हो जाएगा। अगला देखिएगा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है,
वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या कोई नहीं। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत एमबीबीआई है, बार बार पूछा गया है। ठीक ना। देखिए यहाँ पे त वर्ग का उच्चारण स्थान है। चलिए उच्चारण स्थान अभी आपको हम बताए थे। त वर्ग, क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग। इतना की याद रखिएगा। ठीक है, क वर्ग में कौन कौन जाएगा? क, ख, ग और घ। देखिए अंग, ठीक है, अंग को इसमें नहीं मानिएगा, इसका अलग से आता है। तो क वर्ग का अंतिम अक्षर का उच्चारण स्थान अलग होगा, च वर्ग के अंतिम अक्षर का उच्चारण स्थान अलग होगा, ट वर्ग के अंतिम अक्षर का उच्चारण स्थान अलग होगा और त वर्ग के अलग होगा, प होगा। माने अंतिम अक्षर का उच्चारण स्थान कंठ। जैसे अगर क वर्ग कह रहे हैं तो सिर्फ क, ख, ग, घ का ही उच्चारण स्थान कंठ है, अंग का नहीं है। इसलिए हम क, ख, घ बोलते हैं आपको। ठीक है, अगर च वर्ग चल रहे हैं तो च, छ, यहाँ पर छ, फिर ज, फिर झ और फिर इया। तो इया का नहीं है, च, छ, ज, झ का है। समझ गए बात को? इसका उच्चारण स्थान तालु है। तो क का है कंठ, च का है तालु, ट का है मूर्धा, त का है त से दंत और प का है तो प ओष्ठ से शुरू होता है, ओठ। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क का कंठ, च का तालु, ट का मूर्धा, त का दंत और प का ओष्ठ। ठीक ना। चलिए याद हो गया होगा। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो त वर्ग का उच्चारण स्थान अभी दंत था तो दंत हो गया। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव कौन होगा? ज्येष्ठ। ठीक है, देखिए तत्सम, ये ज्येष्ठ जो है ये संस्कृत शब्द है। ज्येष्ठ कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, तत्सम। ठीक है, तो उस तत्सम शब्द कहते हैं। तो उसका ज्येष्ठ का तद्भव यानी उसका बड़ा क्या होगा? तद्भव। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा। ठीक है, ज्येष्ठ का होता है बड़ा। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा? तो पहले लिखते हैं क वर्ग, तो क का कंठ है, फिर कंठ के बाद तालु आता है, कंठ, यही याद रखना है। कंठ, फिर आइएगा तालु, फिर आइएगा मूर्धा, फिर आइएगा दंत, फिर ओष्ठ। ठीक है, तो क के बाद कौन सा वर्ग आता है? च वर्ग। तो च वर्ग मतलब च, छ, झ का तालु। तो यहाँ च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन होगा? तो तालु होगा। ठीक है, तो तालु हो गया इसका राइट आंसर। ट का उच्चारण स्थान है, ट का उच्चारण स्थान बताओ। ट का उच्चारण स्थान बताओ। कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। ठीक है, ट का उच्चारण स्थान बताओ ना। तो देखिए ट का, तो क का उच्चारण स्थान कंठ और क, ख, ग, अंग, च का उच्चारण स्थान च से ज, इया और ट का उच्चारण स्थान ट से द, कंठ, तालु, मूर्धा। ठीक है, तो मूर्धा हो गया। तो राइट आंसर इसका मूर्धा आ गया। ये जैसे सीजीएल में भी पूछा था, सीजीएल में देखिएगा जो दिए होंगे और उनका मिला था। ठीक है, तो इस सबको याद रख लीजिएगा। त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अभी देखिए बताए थे। पहले है कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ क के लिए ये ऊपर वाला क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पूछा त ध्वनि, तो त ध्वनि तो त वर्ग में, तो त में यहाँ पर देखिए कौन जा रहा है? दंत जा रहा है, तो दंत हो जाएगा। ठीक है, दंत हो जाएगा। दंत किस में? डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। अभी दिखाए थे आपको यहाँ पर हो गया कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ, यही ना था। तो ऊपर क हो गया, फिर नीचे च हो गया, फिर यहाँ ट हो गया, फिर यहाँ त हो गया, फिर यहाँ प हो गया। तो प ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। बना लीजिएगा आप सभी को। निम्नलिखित में नासिक व्यंजन कौन है? नासिक व्यंजन कौन है? देखिए प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग का अंतिम अक्षर, ठीक है, तो क, ख, ग, अंग, तो अंतिम अक्षर ये जो है इसका नाक से होता है, इसलिए इसको नासिक व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजन। ठीक है, च वर्ग का च, छ, झ, इया, ये नासिक व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान नासिक होगा। ठीक है, ट वर्ग ट, ठ, ड, मूर्धन्य, इसका भी नासिक होगा। त के त, थ, ध, दंत न, इसका भी नासिक होगा। क्लियर? तो ये अंतिम वाला को नासिक में हम लोग ले जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क वर्ग का अंतिम अक्षर, च वर्ग का अंतिम अक्षर, ट वर्ग का अंतिम अक्षर, त वर्ग का अंतिम अक्षर
और प वर्ग का सबका नासिक होगा उच्चारण स्थान, एकदम याद रखिएगा, सबका उच्चारण स्थान नासिक होगा ना। पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अभी आप क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। पुस्तक कौन सा शब्द है आपको बताना, पुस्तक कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। देखिए पुस्तक, पुस्तक जो है यह आपका संस्कृत शब्द है, ठीक है, पुस्तक संस्कृत शब्द है, और इसका हिंदी करेंगे तो हम लोग किताब कहते हैं, क्या कहते हैं, किताब। तो पुस्तक जो है संस्कृत शब्द है, इसलिए यह संस्कृत शब्द है, इसलिए यह तत्सम में जाएगा, किस में जाएगा, तत्सम में जाएगा। अगर यही किताब रहता तो हिंदी शब्द है, ये तद्भव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत शब्द है, तत्सम है, क्लियर। संस्कृत शब्द तत्सम कहलाता है, हिंदी शब्द उसका तद्भव होता है। आग कौन सा शब्द है, आग कौन सा शब्द है, ठीक है, आपको बताना है कि आग कौन सा शब्द है। देखिए ये तत्सम तद्भव भी बार बार एग्जाम में आ रहा है, अगर आप लोग एग्जाम में बैठ रहे होंगे तो, ठीक है। इसलिए सब खाली इंपॉर्टेंट चीज़ ही हम आपको करवा रहे हैं कि हिंदी में जो 15 नंबर का आएगा, या क्षेत्रीय भाषा में अगर आप रखे हैं तो 30 नंबर का आएगा, तो समझिए कि आपको यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा दोनों के लिए कामयाब हो रहा है, अलग अलग नहीं है, ठीक ना। तो आग कौन सा शब्द है, तो आग देखिए, आग जो होता है, आग वो क्या होता है, तो आग ये जो है हिंदी शब्द है, आग हिंदी है, इसका संस्कृत होता है अग्नि, ठीक है। आग हिंदी शब्द है, अग्नि संस्कृत शब्द है, ठीक है। तो हिंदी शब्द क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है, और संस्कृत शब्द क्या कहलाता है, संस्कृत शब्द क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है, ठीक है। तो ये आग है, आग हिंदी शब्द है, इसलिए ये तद्भव में जाएगा, तद्भव बी में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन, चलिए एक और आ गया, तालव्य व्यंजन कौन होगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, अभी तक हम लोग यहाँ पर पढ़े थे ना, अंतस्थ व्यंजन कौन होगा, तो अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आएगा, ठीक है। इसमें इसको तो चेंजिंग नहीं कीजिएगा। उस व्यंजन में कौन आएगा, तो इसके बाद वाला तालब सा, मूर्धन सा, दंड सा और ह, ये आएगा। ये किस में आ गया, तो ये आपको उष्म व्यंजन में आ गया। फिर नीचे था बचा हुआ क्या, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, यही ना था, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। ये किस में गया, तो ये आपको संयुक्त व्यंजन। इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिएगा, ये ना कि देख करके चेंज कर दिए, तो ये सब तो नहीं, ये सब नहीं होगा। चलिए तो इसमें है भी नहीं, इसमें है नहीं। अब देखिए तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन का मतलब है जिसका उच्चारण स्थान तालु से होता है उसको तालव्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और जिसका उच्चारण स्थान तालु से होता है कंठ व्यंजन, ठीक है, कंठ से होता है उसको कंठोस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसको कंठोस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और जिसको मूर्धा से होता है मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, और जिसका ओष्ठ से होता है ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी भुला करके पूछता है, ये तालव्य व्यंजन तो आपका आया हुआ है, तालव्य व्यंजन तो आपका आया हुआ है, इसमें कभी कोई दिक्कत ही आपको नहीं है, समझ गया ना। तो तालव्य व्यंजन आया हुआ है, तो तालु से उच्चारण स्थान वाले को तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालु से किसका उच्चारण होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, तो च, छ, ज, झ ये तालव्य व्यंजन है, च, छ, ज, झ ये तालव्य व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, तालु से उच्चारण होने वाले को देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं स्पष्ट रूप से, तालु से ही उच्चारण होने वाले व्यंजन को तालव्य व्यंजन कहा जाता है, कोई अलग नहीं है ना। तो उस व्यंजन वाला को कहने लगिएगा संयुक्त व्यंजन वाले, ये सब नहीं, वो अलग अलग व्यंजन। तो तालु से उच्चारण च वर्ग का उच्चारण होता है, तो च का उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसलिए यह तालव्य व्यंजन है। तो च वर्ग में कौन कौन आता है, तो च, छ, ज, झ, इतना ही, ठीक है। ये सभी जो है आपका तालव्य व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। अगला य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है, चलिए अभी आपको बताए थे य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। ये भी अभी JSSC CGL परीक्षा हुई थी पेपर 1 का, उसमें देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखिए पेपर 1 में जो यहाँ पर आपको 60 नंबर का हिंदी हुआ था, ठीक है, 60 नंबर का हिंदी, उसमें आपको बता देते हैं 58 नंबर जो है, जो आपको हिंदी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से केवल था, केवल इसी नोट से 58 नंबर प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न इसमें से नहीं आए थे, समझ गए। इतना ज़्यादा जो है आपको पेपर 1 में हिंदी से भिड़ा हुआ था ना। तो य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, अत्यंत व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो य, र, ल, व को हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा, य, र, ल, व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन के नाम से
जानते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं इसके पहले भी। तो ये अंतस्थ व्यंजन में डालिएगा, अंतस्थ व्यंजन बी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है, इसमें अल्प प्राण व्यंजन कौन है। देखिए अल्प प्राण महाप्राण में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आप लोग भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए हम आपको इसीलिए छोटे छोटे प्रश्न के माध्यम से सब कुछ एक ही में कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसका नाम है संपूर्ण हिंदी 6। अभी आपको चलेगा ये सेशन। तो हिंदी का सेशन इस तरह से चल रहा है कि आप इसको खाली बना लीजिएगा तो आप एकदम फ्री रहिएगा, और कहीं से भी जो है आपको ग्रामर सेक्शन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जान जाइए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देखिए, जैसे यहाँ पर क वर्ग लिखिएगा ना, क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग में क्या हो गया, क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह से हर वर्ग को आप लिखिएगा, च को लिखिएगा, फिर ट को लिखिएगा, फिर त को, फिर प को। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान में च, छ, ज, झ, यहाँ। ठीक है, इतना लिख लिए। अब इसी में से आपको अल्प प्राण और महाप्राण छांटना रहता है, कोई बात नहीं है। देखिए अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में आपको क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग, जैसे क वर्ग का आप देखिएगा, क वर्ग में अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है, ये वर्ग पर निर्भर करेगा। ठीक है, क वर्ग में क, ख, ग, अंग आया। तो देखिए अल्प प्राण के लिए क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग में 5 हुआ, तो इसमें पहला, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ। ठीक है, मतलब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, फिर तीसरा और फिर पांचवा, अल्टरनेट चलिएगा, पहला के बाद तीसरा, तीसरा के बाद पांचवा। ये तीनों जो है, जो शुरू से होता है वो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण व्यंजन होता है। ठीक है, अब बाकी यहाँ बचा कौन कौन, तो बाकी बचा देखिए आपके पास अब दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा जो है वो आपको चला जाएगा महाप्राण व्यंजन में। ठीक है, महाप्राण व्यंजन में चला जाएगा। ठीक ना, तो अब देखिए, तो इसमें क वर्ग, ये अंग किस में आया है, तो अंग क वर्ग में आया है। ठीक है, अंग क वर्ग में आया है। तो अंग क वर्ग में आया है, तो ये कौन सा है, तो ये पांचवा है, ये पांचवा है। फिर देखिएगा क वर्ग में आया है, ये पहला है, ये क्या है, क पहला है, मैंने क वर्ग में याद रखिएगा क ख, तो क पहला स्थान पर होता है, ख दूसरा, ये चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला है। और च वर्ग का देखिएगा, च देखिएगा तो च वर्ग में ये भी पहला है। तो पहला और पांचवा केवल आ रहा है, किसी भी वर्ण का पहला और पांचवा आ रहा है या तीसरा आ रहा है, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये चला जाता है अल्प प्राण में। ठीक है, अब बाकी सब बच्चा दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण में चला जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद भी आपको डाउट है तो आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, जो लोग जुड़े हुए हैं आप पूछ सकते हैं। ऐसे हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अल्प प्राण महाप्राण एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे क वर्ग को आप लिखेंगे तो क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, च वर्ग को आप लिखेंगे तो च, छ, ज, झ, यहाँ। ट वर्ग को आप लिखेंगे तो ट, ठ, ड, ढ और मूर्धन्य न। ठीक है, मूर्धन्य न ये लिखेंगे। तो देखिए इसमें पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा, ये सब अल्प प्राण में है। ठीक है, ये सब अल्प प्राण में है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर, अब इसमें बच्चा दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये सब आ जाएंगे महाप्राण में, ये सब महाप्राण में। तो रटना नहीं है, इसी तरह से बना के दिमाग में रखिएगा। आप जब एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से बनाइएगा, आपको तुरंत सब पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपको यहाँ पर हम बना भी दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर देखिए बना हुआ है ना, देखिए बना हुआ है ना। जैसे क वर्ग में देखिए इस तरह लिखा हुआ है, तो पहला, तीसरा, पाँचवा ये अल्प प्राण में हो गया। च वर्ग तो च, छ, जो यहाँ, तो पहला, तीसरा, पाँचवा अल्प प्राण में हो गया। ठीक है, बाकी महाप्राण। चलिए नीचे वो भी प्रश्न आ गया, इसमें महाप्राण व्यंजन कौन है, इसमें महाप्राण व्यंजन कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो ये क वर्ग में ख दूसरा स्थान पर होता है, च वर्ग में छ दूसरा स्थान पर होता है, भ देखिएगा तो प, फ, ब, भ किस पर आता है, चौथा स्थान पर आ गया। तो दूसरा और चौथा स्थान पर आने वाले वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण तो कहते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। जैसे क वर्ग तो क, ख, ग, अंग लिखे, तो इसमें ये पहला, यही दूसरा, तो दूसरा, फिर तीसरा छोड़ देंगे, फिर चौथा
और फिर पाँचवा छोड़ देंगे और पहला, ठीक है। तो दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा महाप्राण में आ गया। इसी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, लिख लिख के समझ लीजिएगा, पूरी ये सिस्टम को समझिएगा तो आपको हिंदी में कभी भी आपको 15 में 15 आ जाएगा और 30 में 30 भी आ जाएगा, ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या को फारसी, ठीक है। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। बार बार आपको रिपीट हम करवा रहे हैं, शायद आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या फारसी, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि, अभी देखिए जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें लिपि भरने के लिए आता है, आप लोग देखते होंगे। तो जिस दिन इंग्लिश का एग्जाम रहेगा तो वहाँ पर क्या लिखना होगा, रोमन, वहाँ की लिपि क्या लिखना होगा, रोमन लिखना होगा, रोमन लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा, उर्दू भाषा की लिपि है। देखिए उर्दू वाले भी आपके एग्जाम में आएंगे, उर्दू वाले भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो वहाँ लिपि में क्या होगा, देवनागरी होगा, नहीं ये हिंदी का है, रोमन ये अंग्रेजी का है, और ये गुरुमुखी ये पंजाबी का है। अब बच गया यहाँ उर्दू, तो उर्दू का क्या होता है, फारसी। उर्दू का लिपि फारसी होता है, याद रखिएगा, आप सभी को भरना पड़ता है, ठीक है। बंगाली भाषा की लिपि है गुजराती, मराठी, फारसी या बंगला। तो बंगाली भाषा है तो उसका लिपि बंगला है। क्लियर हो गया आप लोग को। तो चलिए इस तरह से देखिए डेली यहाँ पर जुड़ करके आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। और जो शिक्षक अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, सिर्फ हम आपको 500 रुपये में यहाँ पर जेटेट पास करने का कंप्लीट आपको दावा देता है। 101% आप यहाँ से जेटेट निकाल लीजिएगा। इसलिए सब कोई आज के आज अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।